लो बेटा, ये देखो, ये सिंपल सा आपको ऐसे प्रोग्राम दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो बताइए स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगी। तो कोई भी बड़ी आसानी से बोल देगा 30 आना चाहिए बेटा, क्योंकि बाइट टाइप का वेरिएबल है पहला, उसमें 10, दूसरे वाले में 20, फिर दोनों का सम तीसरे वेरिएबल में, और इसे हमने प्रिंट करा दिया। और ये बढ़िया सा आंसर, सारे लोग बोलेंगे 30। यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको लगता है इतना आसान क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे आपसे? इतना तो नहीं पूछने वाले। ये कंपाइलेशन एरर है, ये चलना तो बहुत दूर की बात बेटा, ये कंपाइलेशन एरर है। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये एक छोटे से इस कोड में क्या कंपाइलेशन, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है बेटा, कॉन्सेप्चुअली एरर है इसके अंदर। ठीक, और जिसको वो मेरा रूल याद है केवल वही बंदा इसका आंसर दे सकता है, नहीं तो सारे के सारे 30 पे टिक लगा के आ गए। अब क्यों है ये कंपाइलेशन एरर, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, सुनो, जब भी दो सिमिलर टाइप के डेटा टाइप में कोई कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जब भी कोई कैलकुलेशन होती है ना, तो जो रिजल्ट्स आते हैं, अब इन दोनों के कैलकुलेशन से बेटे जो रिजल्ट निकल के आया वो आया बेटा 30, वो आया 30। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही जवाब। अब जब भी आप कैलकुलेशन करते हो दो डेटा टाइप के अंदर, तो जब कोई रिजल्ट जो निकल के आते हैं ना, वो किसी भी डेटा टाइप को बिलोंग नहीं करते, वो लिटरल होते हैं एक्चुअली में। जब भी आप कभी भी कैलकुलेशन करोगे दो वेरिएबल्स के बीच में, चाहे वो सेम डेटा टाइप के हों चाहे वो डिफरेंट डेटा टाइप के हों, हमेशा जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो लिटरल होते हैं और वो किसी भी डेटा टाइप को बिलोंग नहीं करते। इसलिए पीछे जिस भी वेरिएबल में आप उन्हें कैच करते हैं ना बेटे, ये उसी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते थे। बट जावा में आपकी प्रॉब्लम आ गई। अगर ये प्रोग्राम जावा के अलावा किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलाया जाए तो ये वहां चल जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमेशा लिटरल होते हैं, वो किसी भी डेटा टाइप को बिलोंग नहीं करते, वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। इसलिए उन्हें पीछे जिस वेरिएबल में कैच करते हो जिस भी डेटा टाइप के, ये उसी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। बट जावा में आके समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि जावा ने इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद एक इंटीजर लिटरल बाहर आया और जावा ने इंटीजर लिटरल को बिलोंग करा रखा है इंट को। तो ये जैसी 30 आया कांस्टेंट था, जावा इसे इंट मानता है, तो ये इंट को बिलोंग कर गया। और पीछे आप इसे कैच किसमें कर रहे हो? पीछे आप इसे बाइट में कैच कर रहे हो बेटा। और अगर ऐसा बाइट में कैच करोगे इंटीजर की वैल्यू, वो उससे छोटा डेटा टाइप है, जाएगा है नहीं, कंपाइलेशन होगा। ठीक, तो ये 30 हमारी जावा में इंट को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक लिटरल है एक कांस्टेंट है, और जावा में सारे इंटीजर लिटरल्स को कांस्टेंट को क्या माना जाता है बेटा? हमेशा इंट माना जाता है। तो जेवीएम इसे इंट ट्रीट कर लेगा और इंट की वैल्यू आप बाइट में कैसे डाल दोगे? वो तो छोटा डेटा टाइप है बेटा, जा ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अब इसके दो रास्ते हैं इसके सॉल्यूशन के, या तो आप इंट डी कर दो, ले लेगा बिल्कुल, या फिर इसे पहले टाइप कास्ट करो किसके अंदर? बाइट के अंदर, और तब उसके अंदर लेके आओ। तो इन दोनों में से आपको एक काम करना पड़ेगा बच्चों, तभी आप इसे कर पाएंगे। ऐसे करो। तो अब जो रिजल्ट निकल के आएगा 30, वो इंट होगा और उससे आपने टाइपकास्ट किसमें कर लिया? बाइट में। अब वेरिएबल कौन सा है? बाइट टाइप का। अब ये चल जाएगा। ठीक, तो एक छोटा सा पॉइंट था, अधिकतर सब लोग इसमें क्या 30 आंसर दे आते हैं। अब 30 आएगा, अगर आप टाइपकास्ट नहीं करते देन इट्स अ कंपाइलेशन एरर बेटे। तो ये कंपाइलेशन एरर होती है। अब आगे कहानी समझ में सबको अच्छे से? चलिए, ऐसे अब हम फ्लोटिंग का रूल भी डिस्कस करते हैं। मैं फिर से अपनी क्लास में दो फंक्शन बनाता हूं बच्चों। एक में लेता हूं फ्लोट टाइप का वेरिएबल, फ्लोट एफ। एक में डबल टाइप का वेरिएबल, ठीक,
ठीक है ना। अब मैं शो मेथड कॉल करूंगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दूं बेटे, वो वेरिएबल पास कर दूं तो फ्लोट वाला चल जाएगा मेरे बच्चों। अगर मैं ऊपर एक डबल टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दूं, वो पास कर दूं तो एक डबल वाला चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन किंतु परंतु बट मैंने पास कर दिया 2.4, मैंने पास कर दिया 2.4 एंड इट्स अ फ्लोटिंग लिटरल। फिर समस्या आ गई। अब ये फ्लोटिंग लिटरल है, कांस्टेंट है, ये किसी भी डेटा को बिलोंग नहीं करता। तो फिर से कंपाइलर के लिए इशू आ गया, इसकी बाइंडिंग फ्लोट से करे या डबल से, क्योंकि 2.4 तो फ्लोट में भी आ सकता है और 2.4 तो डबल में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो बेटा दोनों के अंदर, तो अब ये क्या करे, कैसे करे? तो फिर जावा से पहले वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी बेटे, उसमें यहाँ पर फिर से कंपाइलेशन एरर आ जाती थी। तो जावा ने कहा ठीक है, मैं फ्लोटिंग लिटरल को भी बाय डिफॉल्ट एक डेटा टाइप को बिलोंग करवा देता हूँ। तो जावा में बाय डिफॉल्ट ये जो फ्लोटिंग लिटरल्स होते हैं, दे बिलोंग टू अ डबल। ये सब के सब बाय डिफॉल्ट डबल माने जाते हैं। और इस समय मेरे बच्चों आराम से जावा में कोई एरर नहीं आएगी और ये फर्स्ट क्लास ये डबल वाला मेथड चला देगा। ठीक है, तो एक प्यारा सा जल्दी से रूल लिखो बेटा। लिखो, इन जावा ऑल द फ्लोटिंग लिटरल्स आर ट्रीटेड in Java, all the floating literals are treated as a double. In Java, all the floating literals are treated as a double. जावा में सारे फ्लोटिंग लिटरल्स एज ए डबल ट्रीट होते हैं। ठीक, लेकिन कभी आपको मेरे बच्चों फ्लोटिंग लिटरल को कभी फ्लोट ट्रीट कराना हो तो आप इसके सफिक्स में क्या लगा देंगे? एफ लगा देंगे। कुछ इस तरह से बच्चों मैंने लिखा 2.4 और मैं सफिक्स में अगर इसे एफ लगा दूं तो ये फिर से काय में कन्वर्ट हो गया, ये लिटरल फ्लोट के अंदर। और अब पता है कौन सा वाला मेथड चल जाएगा? आप 100% कौन सा चला देगा? फ्लोट वाला। ठीक है, तो जावा में सारे इंटीजर लिटरल्स एज ए इन ट्रीट किए जाते हैं और जावा में सारे फ्लोटिंग लिटरल्स को एज ए डबल ट्रीट किया जाता है। तो अगर आपने उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप फिर इसके सफिक्स में एफ लगाइए। अब ये फ्लोट वाला चला देगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो डबल है, वो डबल को कॉल कर देगा। ठीक, इसलिए हम हमेशा इसके सफिक्स में कभी भी फ्लोटिंग लिटरल लिखेंगे और उसको फ्लोट ट्रीट कराना होगा तो सफिक्स में एफ लगाना होगा, नहीं तो वो डबल माना जाएगा। इसी वजह से आप जावा में अगर कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करते हो ये कंपाइलेशन एरर। क्यों एरर है? क्योंकि 2.4 एक फ्लोटिंग लिटरल है और ये डबल को बिलोंग करता है। एम आई राइट? और ये डबल हो गया तो डबल की वैल्यू तो फिर आप फ्लोट में नहीं ले सकते जब तक आप इसके सफिक्स में क्या नहीं लगा देंगे, जब तक आप इसके सफिक्स में फ्लोट नहीं लगा। आ गई हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से? ठीक सा, तो आपको फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करते वक्त उसके सफिक्स में फ्लोट लगाना ही पड़ेगा। तो ये थी सारी कहानी हमारी जावा में डाटा टाइप से रिलेटेड। जो जो उसने चेंजेस किए वो सारी कहानी मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब बीच बीच में आपने देखा हम बार बार एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक, अब मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे तो ये भी बेटे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ये जावा का है।
और जावा में भी टाइप कास्टिंग बिल्कुल सी वाली यूज होती है, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था जावा ने सारा सिंटेक्स किससे इनहेरिट किया है, सी लैंग्वेज से इनहेरिट किया है। जावा का अपना कोई सिंटेक्स नहीं होता, बट जावा ने भी हमें टाइप कास्टिंग के अंदर एक प्यारा सा फीचर दिया है जिसे हम कहते हैं टाइप प्रमोशन, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइप प्रमोशन बोलते हैं। अब क्योंकि उसने टाइप प्रमोशन नाम का हमें प्यारा सा एक फीचर दे दिया है, इसी वजह से तो हम फिर क्या करते हैं, आपको जीरो से ही इसको पढ़ाने की कोशिश कर देते हैं कि भाई ये टाइप कास्टिंग नामक कॉन्सेप्ट आया तो क्यों आया, इससे पहले हमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, फिर जावा में हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कहानी को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो जरा देख लेते हैं बढ़िया सी कहानी इसकी भी। टाइप कास्टिंग, पहले अगर आप में से कोई मुझे प्यारी सी डेफिनेशन बताना चाहे बेटे टाइप कास्टिंग की क्या होती है, मुझे उम्मीद है आप सारे ही बता दोगे क्योंकि कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन तो है नहीं। तो कोई बताना चाहे बेटे टाइप कास्टिंग क्या होती है, फिर उसकी नीड तो मैं ही पैदा करूंगा, ये क्यों आया कॉन्सेप्ट, और फिर इसे जावा में हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, फिर वो टाइप प्रमोशन क्या नया कॉन्सेप्ट जावा ने हमें दिया है इस टॉपिक के अंदर वो भी डिस्कस। तो क्या आप में से कोई बेटे जी हमें बता सकते हैं टाइप कास्टिंग की कोई डेफिनेशन, इफ एनीबॉडी नोस। सर एक वेरिएबल को किसी एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में चेंज करना। चलो कोशिश करी, और कोई बेटा, और कोई बताना चाहे, चलिए मैं लिखवाता हूँ, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखो टाइप कास्टिंग इज अ प्रोसेस typecasting is a process of converting typecasting is a process of converting the value of one data type. Typecasting is a process of converting the value of one data type into another data type. टाइपकास्टिंग सिंपली एक प्रोसेस होता है एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का, दैट्स इट। ठीक, सुनिए अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं, एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों ने तो एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसके थ्रू वो एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट कर देते थे। अब वो इस टॉपिक को एक नाम देना चाहते थे, दौड़ के वो गए इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश से इन्होंने वहां से डिक्शनरी में से एक वर्ड उठाया जिसे हम कहते हैं टाइपकास्टिंग, और इस टॉपिक का नाम रख दिया। अब ऐसा क्यों किया थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, इसका नाम टाइपकास्टिंग क्यों रखा। एक्चुअली में बेटे ये जो टाइपकास्टिंग वर्ड है अक्सर हम अपने इस बॉलीवुड में बहुत यूज करते हैं, यानी कि जो हमारी भारतीय फिल्म उद्योग है जिसकी आजकल काफी बुराई की जा रही है कि कितना टॉर्चर उसमें किया जाता है कि बेचारे सुशांत सिंह को आत्महत्या करनी पड़ गई। ठीक, तो इस बॉलीवुड में क्या होता है, पुराने जमाने में जो एक्टर और एक्ट्रेस हुआ करते थे उनके लिए ये वर्ड बहुत यूज होता था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे अपने जिंदगी भर हर मूवी में एक ही टाइप के रोल करना शुरू कर देते थे। जैसे हम कहें कि प्रेम चोपड़ा साहब पुराने जमाने के हैं तो वो विलेन बन गए तो सारी मूवी में विलेन बनते चले गए, महमूद साहब वो कॉमेडियन बने तो सारी मूवी में कॉमेडियन बनते चले गए, शक्ति कपूर साहब विलेन बने तो समय विलेन बनते चले गए। तो वहां पे क्या होता था, जो पुराने जमाने के एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनके लिए हमें कहते थे कि दे हैव टाइप कास्टेड देयरसेल्फ एज ए विलेन। वो जब एक चीज पूरी तरह से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है ना, फिर वो वैसे ही बिहेवियर देती है, तो इसको हम कहते हैं इसने अपने आप को टाइप कास्ट कर लिया। ये तो एक ही टाइप का काम करता रहेगा, वो टाइप कास्ट हो गई, इसमें वैरायटी नहीं रही, इसने टाइप कास्ट कर लिया अपने आप। दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने आप को उन्होंने विलेन बना लिया तो बस सारी मूवीज में विलेन का ही रोल करना वो शुरू कर देते थे, या कॉमेडियन बन गए तो कॉमेडियन ही बनते चले जाते थे। जबकि आज वाले थोड़े से डेयरिंग होते हैं, वो रोल देखते हैं, अब वो चाहे विलेन का हो, जैसे शाहरुख खान साहब ने काका किरण से कहानी शुरू की थी, अक्षय कुमार साहब विलेन भी बन जाते हैं, कहीं कॉमेडियन बन जाते हैं, कभी एक्शन मूवी भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
वो अपने आप को टाइपकास्ट नहीं करते, दुनिया को ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर टाइप के रोल करूंगा, वो अपने आप को किसी एक रोल में कन्वर्ट नहीं करते। तो पुराने वाले लोग ना अपने आप को एक पर्टिकुलर रोल में कन्वर्ट कर लिया करते थे, और उनके लिए हम कहते थे कि इन्होंने अपने आप को टाइपकास्ट कर लिया। जिसका एक मैं बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, एक पिक्चर आई थी हम आपके हैं कौन, आप सब जानते हैं बेटे। उसमें माधुरी दीक्षित की जो बड़ी बहन बनी थी वो थी रेणुका शाहने जी, और आप नोटिस करेंगे वो मूवी इतनी सुपर डुपर बम्पर हिट थी अपने जमाने की, उसके बाद आज तक रेणुका शाहने जी किसी मूवी में नहीं आई। तो उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि मेरे पास इस मूवी के बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, हर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मुझे अपनी मूवी के अंदर सिस्टर कास्ट करना चाहता था। कोई कहता था विलेन की सिस्टर बन जा, कोई कहता था हीरोइन की बन जा, कोई कहता था हीरो कोई। तो उन्होंने कहा अगर मैं 5-6 मूवी कर लेती सिस्टर वाली तो मैं बॉलीवुड की बहन जी बन जाती। और लास्ट में उन्होंने एक लाइन बोली, आई डू नॉट वॉन्ट टू टाइप कास्ट माई सेल्फ एज ए सिस्टर इन बॉलीवुड। मैं अपने आप को टाइप कास्ट नहीं करना चाहती, वरना फिर जिंदगी भर मुझे यही रोल मिलेंगे। दूसरे रोल उन्हें मिले नहीं और वो घर पे बैठ गई, और वो घर पे बैठ गई। एंड दैट इज व्हाट उन्होंने क्या कहा, मैं अपने आप को एज ए सिस्टर में कन्वर्ट नहीं करना चाहती। तो जब एक चीज पूरी तरह से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है तो हम उसे कहते हैं यार वो टाइप कास्ट हो गई, फिर वो वैसा ही बिहेवियर देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी हम एक डेटा की वैल्यू को पूरी तरह से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी उन्होंने क्या रखा, टाइप कास्टिंग रख के हमें दिया। अब हम इस टॉपिक की नींव पैदा करेंगे कि आखिरकार ये टॉपिक बनाया गया तो क्यों बनाया गया, इस बारे में अब हम बातें करते हैं। ठीक है जनाब, लेट्स सी। मैं आपके सामने एक सिनेरियो राइज करूंगा, मैं हर बार ऐसे ही करता हूं, और आप मुझे उस सिनेरियो को सॉल्व करके देंगे। बस शर्त यही है बिना टाइप कास्टिंग को यूज किए, बिना टाइप कास्टिंग को यूज किए आप मुझे उस सिनेरियो को सॉल्व करके देंगे। मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर टाइप कास्टिंग नामक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चलो बेटे देखिए जरा, मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया m इज इक्वल टू, इसमें डाला 10, और यहां पर m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मेल, m का मतलब है नंबर ऑफ मेल। फिर मैंने एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया f, उसमें डाला 3। नाउ f स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फीमेल, m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मेल एंड f स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फीमेल। अब मुझे चाहिए इन दोनों का एग्जैक्ट रेशियो कि हम 10 को 3 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 3.33, और मुझे वो एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो मैंने लिखा इंटीजर r इज इक्वल टू m डिवाइड बाय f। तो क्या मुझे ऐसे आंसर मिलने वाला है, क्या मुझे ऐसे आंसर नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बेटा, जबकि मुझे चाहिए 3.33। तो आप लोग अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपनी कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व करके बताइए कि बिना टाइप कास्टिंग किए मुझे आप क्या आंसर यहाँ पे 3.33 लाके दे सकते हैं। टाइप कास्टिंग नहीं करनी, याद रखना कि मैं इसमें कहाँ चेंज करूं जिससे कि आंसर मुझे 3.33 आसानी से मिल जाए। ये थोड़ा सा दिमाग नहीं मिल पाएगा सर। आर को हम फ्लोट में करेंगे ना सर, बिना टाइप कास्टिंग काय में बेटा, फ्लोट में। हाँ जी, चलो कर लेते हैं बेटे, आप कहते हो तो करके देख लेते हैं मेरे बच्चे। FLOAT, ठीक यही कहना चाह रहे थे आप बेटा, बिल्कुल यही कहना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी बेटे ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बता देता हूँ बेटा इसका आंसर अच्छे से। जब हम दो सिमिलर डेटा टाइप में कैलकुलेशन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा उसी डेटा टाइप पे आता है। अब ये दोनों इंट है तो रिजल्ट भी इंट में निकलेगा। कायदे में निकला 3.33, मगर क्योंकि दोनों इंट है तो 0.33 ट्रंकेट हो गया, और ट्रंकेट होने के बाद जब आर में आएगा वो होगा 3 एंड इट विल बिकम 3.00000000000। मुझे चाहिए 3.33333333।
क्योंकि दो सिमिलर डेटा टाइप में कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट हमेशा बेटा उसी डेटा टाइप में आते हैं। अब ये दोनों इंट है तो रिजल्ट हमेशा इंट में आएगा, तो जब वो आर में पहुंचेगा तो 3 पहुंचेगा और इट विल बिकम 3.00। तो इसे खाली फ्लोट करने से भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या किसी और के पास कोई और ऑप्शन? कोई कहे कि सर ये वाला चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। सर फ्लोट एफ इक्वल 3 कर देंगे फिर आ जाएगा सर। इन दोनों इंट को भी फ्लोट कर देंगे। चलो ये भी मान लेते हैं बेटा, आपकी कर लेते हैं, क्या बात है, करके देख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस बच्चे ने कहा इन दोनों को भी फ्लोट कर दो, कर लेते हैं भाई, इस बच्चे की बात भी मान लेते हैं। फ्लोट कर दिया हमने, कर दिया फ्लोट हमने। हाँ, अगर हम ऐसा कर दें तो 100% हमें 3.33 मिल जाएगा। पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है भैया, आपने ना m को कर दिया फ्लोट और m है नंबर ऑफ मेल, तो अगर ये फ्लोट है तो इसमें तो फिर पॉइंट वाली वैल्यू भी चली जाएगी। हो सकता है मैं वैल्यू यूजर से मांग रहा हूं और मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल दे दिया और यूजर ने डाल दिया 3.2 और ये 3.2 तो ले लेगा। कभी 3.2 आदमी किसी ने देखे हो, 3.7 आदमी किसने देखे हो? बेटा बहुत चालू है, ये मेल और फीमेल हैं जो कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं इनके वेरिएबल को कभी फ्लोट ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इन्हें फ्लोट ले लूंगा तो फिर तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएंगी और मेल फीमेल कभी फ्रैक्शनल नहीं होते, तो इसे मुझे ना चाहते हुए भी वापस टाइम में लेना पड़ेगा, इंट में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे फ्लोट ले गया तो फिर तो इसमें 10.5 आ जाएगा। भैया 10.5 आदमी कहाँ देखे हैं किसी ने? 10.7 आदमी किसी ने देखे हैं? नहीं होते, क्योंकि मेल फीमेल कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकते। और अभी तो मैं इनिशियलाइज करके चल रहा हूं, मे बी ये वैल्यू मैं यूजर से ले रहा हूं तो, और अगर मैंने फ्लोट में ले लिया, किसी ने 3.3 डाल दिया तो 3.3 आदमी कहां से लाऊंगा भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बेटा जी हाँ बेटा क्या कह रहे थे, बोलो बोलो बेटा। मैं कह रहा था सर कि इंटीजर में रहेगी फिर ये वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे आपने, एब्सोल्युटली राइट बेटे, हमें इंट ही लेना पड़ेगा, तभी तो बेटे सिनेरियो है, ये हमें इंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मेल फीमेल बेटे कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकते, और इंट लेके अगर हम फ्लोट में आंसर चाहेंगे तो वो ससुर आएगा नहीं। बस ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही इन लोगों को बनाना पड़ा कॉन्सेप्ट टाइप कास्टिंग। ये मैंने हजारों में से एक सिचुएशन निकाली है, ऐसी 1000 कंडीशन हो सकती हैं जहां पे आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ टाइप कास्टिंग। अब हम क्या करेंगे, जब m डिवाइड बाई f कर रहे हैं, वहां m या f में से किसी एक को सिर्फ कैलकुलेशन करते वक्त फ्लोट में बदल लेंगे, जिससे फ्लोट और इंट में कैलकुलेशन होगी, और जब एक बड़े डेटा टाइप और छोटे में कैलकुलेशन होती है तो रिजल्ट हमेशा बड़े में आता है, तो वो फ्लोट में आ जाएगा और मैं पीछे फ्लोट में कैच कर लूंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये लिखा मैंने फ्लोट, FLOAT फ्लोट। तो अब जो m है ये सिर्फ कैलकुलेशन करते वक्त फ्लोट में बदला, अब इस m को नीचे यूज करो, ये स्केल इंट है, तो इसे यूज करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यही एक फायदा होता है जब आप बेटे डेवलपमेंट में काम करें, आप स्पेशली बैंकिंग एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जो 0.11% भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बैंक तो खेलता ही 0.5%, 0.2% पे खेलता है, तो इंटरेस्ट उठाता ही इसी पे, अरबों रुपए के उनके 0.2%, 1% निकाल लो तो बहुत पैसा आ जाता है। सो दैट इज व्हाट, जब आपके रियल टाइम में एप्लीकेशन बनाते वक्त, कभी कैलकुलेशन करते वक्त अगर एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते हो मेरे बच्चों, तो एक बार जरूर दिमाग में लाना, या टाइपकास्ट करके देख लेते हैं, शायद हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसी सिचुएशंस के ही सॉल्यूशन के लिए इन्होंने ये टाइपकास्टिंग नामक कॉन्सेप्ट बनाया। आप देखो मैंने m को फ्लोट में टाइपकास्ट कर दिया तो फिर फौरन मेरा आंसर आ गया। अब नीचे m यूज करता हूँ इसके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, नीचे m अभी भी इंटीजर वाला रोल अदा कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर r को फ्लोट में रखेंगे फिर हम, रिजल्ट तो फ्लोट में लेंगे ना, रिजल्ट अगर इंट लेंगे तो कैसे लेंगे, 3.33 कभी इंट में आ सकता है बेटा, कभी नहीं आ सकता ना, तो रिजल्ट तो फ्लोट में ही रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये मैंने एक ऐसा एक सिनेरियो बताया, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जहाँ पे बेटा हमें आपका टाइप कास्ट करके एक्यूरेट रिजल्ट हम निकाल लेते हैं।
ठीक, चलिए तो अब आपको ये भी पता लग गया इस टॉपिक का नाम टाइप कास्टिंग क्यों रखा गया, और ये भी समझ में आ गया कि टाइप कास्टिंग नामक कॉन्सेप्ट बना तो क्यों बना। अब ये टाइप कास्टिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है जब भी इट इज डन बाय द टेक्नोलॉजी, एक्सप्लिसिट का मतलब है इट इज ऑलवेज डन बाय द प्रोग्रामर। याद रखना, जब भी मैं इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट वर्ड के बारे में बात करूं तो इम्प्लिसिट का मतलब है इट इज डन बाय जेवीएम, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है इट इज डन बाय द प्रोग्रामर। तो एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। चलिए छोटा सा डेफिनेशन लिखिए पहले एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की, उसमें लिखिए whenever you are converting the value of whenever you are converting the value of smaller data type whenever you are converting the value of smaller data type into a bigger data type, whenever you are converting the value of smaller data type into a bigger data type, then this concept is known as implicit typecasting. ये अपने आप हो जाता है। Then this concept is known as implicit typecasting. जब आप एक छोटे टाइप की वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, and this process is called widening. Wide, वो वाइड बॉल होती है WID वाली, बिल्कुल, and this process is called widening. And this process is called widening. ठीक, इस प्रोसेस को हम वाइडनिंग बोलते हैं। जैसे कि अब मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा। हमने लिया एक बाइट टाइप का वेरिएबल, उसमें डाल दिया 10 मेरे बच्चों, फिर मैंने कहा इंटीजर x इज इक्वल टू b। तो आप देख रहे हैं बेटे बाइट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाइट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंटीजर में। तो दैट इज व्हाट इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। इसी का अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। लिखो देखो, whenever you are converting the value of bigger data type whenever you are converting whenever you are converting the value of bigger data type whenever you are converting the value of bigger data type into a smaller data type, then this concept is known as explicit typecasting. Then this concept is known as explicit typecasting.
and this process is called narrowing. नैरो माने संतरा, बड़ी चीज छोटे में डाल रहे हो, and this process is called narrowing. तो इसे हम नैरोइंग बोलते हैं। ठीक इसी का अपोजिट कर लेते हैं। That's it. अब ये x की वैल्यू पहले बाइट में कन्वर्ट होगी और b में आ जाएगी, लेकिन ये जब तक बाइट की रेंज की है तब तक तो ले लेगा 1 to 7। अगर उससे बड़ी वैल्यू डालोगे तो फिर ये आपको रिजल्ट खराब देगा, माइनस में कोई वैल्यू आ जाती है, डेटा करप्ट हो जाता है। तो जब बड़े डेटा की वैल्यू को छोटे में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसका सिंटैक्स मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक, अब जावा ने हमें इस इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया है जिसे हम कहते हैं टाइप प्रमोशन, जिसकी वजह से मैं आपको ये टाइप कास्टिंग नामक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसकी आगे हमें काफी जरूरत पड़ेगी टाइप प्रमोशन। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? चलिए जरा देखें क्या है टाइप प्रमोशन कॉन्सेप्ट जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर आता है। अब इसे भी समझाने के लिए मैं फिर से काम कर रहा हूं, अपनी क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शन बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने अपनी क्लास में 3 फंक्शन बना दिए, एक में बाइट टाइप का आर्गुमेंट है, एक में इंट टाइप का आर्गुमेंट है और एक में लॉन्ग टाइप का आर्गुमेंट जाता है। और अब मैं यहाँ पे इसमें से एक शो को कॉल करना चाहता हूँ। शो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। तो अब आप बड़े अच्छे से जानते हैं कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, इंट वाला, क्योंकि हमारा 10 बाय डिफॉल्ट इंटीजर लिटरल है और जावा में इंटीजर लिटरल्स को इंट माना जाता है। 100% ये इंट वाला फंक्शन चला दे, ठीक है। वो डेटा टाइप के हिसाब से एग्जैक्ट मैच ढूंढता है और उसी को कॉल कर भी देता है। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लेकिन अगर मैं इंट वाला फंक्शन हटा दूं अब क्या होगा? अब अगर मैं शो 10 कॉल करूं तो क्या होगा? अब क्योंकि उसे एग्जैक्ट मैच तो मिल नहीं रहा, उसे ऐसा कोई फंक्शन मिल ही नहीं रहा जिसमें इंट टाइप का आर्गुमेंट जाता हो, तो या तो जावा ऐसी सिचुएशन में एरर देके बाहर आ जाए। बट जावा ने एरर नहीं दी, जावा ने हार नहीं मानी। उसने क्या किया, इस इंट वाला एग्जैक्ट मैच ढूंढा, वो नहीं मिला तो इस इंट को इससे बड़े वाले में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं टाइप प्रमोशन। तो इसने इस इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट किया ऑटोमेटिकली और फिर लॉन्ग वाला ढूंढा और लॉन्ग वाला मिल गया और चला दिया।
लॉन्ग नहीं मिलता तो उससे बड़े वाले में करता, वो नहीं मिलता तो उससे बड़े वाले में करता, टिल एंड। बट याद रखना टाइप प्रमोशन होता है, डिमोशन कभी नहीं होता। अगर मैं ये भी हटा दूं देन इट्स अ कंपाइलेशन एरर, क्योंकि पहले वो 10 को लॉन्ग में बदलेगा, फिर लॉन्ग से बड़े वाले में, फिर उससे बड़े वाले में, और कोई भी नहीं मिलेगा तो ये एरर फेंक देगा। बट डिमोशन कभी नहीं होता। तो दैट इज फॉर टाइप प्रमोशन। जावा अपने आप डे टाइप की वैल्यू को उससे बड़े वाले में प्रमोट करता है। मगर ये तो खाली इंट को लेके बात करी है ना मैंने, इसका एक प्रॉपर चार्ट है हमारे पास, तो जावा ने बना के दिया है। भैया इसकी जगह आता हमारे पास कैरेक्टर होता तो क्या होता, बाइट होता तो क्या होता, फ्लोट होता तो क्या होता, कौन सी पहली प्रायोरिटी मिलती, कौन सी दूसरी प्रायोरिटी मिलती। तो इसका एक प्रॉपर हमें चार्ट बना के दिया गया है, जो चार्ट अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये सब देखना जब हम ये फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, ये सारे रूल्स वहां पे बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। ठीक, चलो देखिए बातें करें। चलो जरा देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर को लेकर। सी कैरेक्टर, ठीक है। अगर आपने किसी फंक्शन में कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल पास किया और उसका एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है, तो ये कैरेक्टर को प्रमोट कर देते हैं किसके अंदर, इंट के अंदर। सिमिलरली हम बात करेंगे पहले बाइट, ठीक। अगर बाइट टाइप का नहीं मिलता है तो ये बाइट की फर्स्ट प्रायोरिटी देता है शॉर्ट को, शॉर्ट, ठीक। तो बाइट की जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो है शॉर्ट, और अगर शॉर्ट भी ना मिले तो फिर ये कन्वर्ट करता है उसे भी इंट के अंदर। ठीक है साहब, अब एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लिया मैंने एक फंक्शन बना दिया void show, और उसमें आर्गुमेंट लिया इंट टाइप का, कुछ ऐसे लाइक दिस, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं लाइक दिस show, और इसमें पास कर रहा हूं कैरेक्टर। तो ये सबसे पहले तो कैरेक्टर वाला ढूंढेगा, अब कैरेक्टर वाला तो है ही नहीं, तो ये अपने आप इस कैरेक्टर को इंट में प्रमोट करके इंट वाला फंक्शन कॉल कर देगा। अब यार कैरेक्टर को इंट में प्रमोट कैसे करेगा, वो इसकी एस्काई वैल्यू उठाएगा, उठा के पास कर देगा। एस्काई वैल्यू यूनिकोड वैल्यू दोनों सेम ही होती हैं। और अगर मैं इस फंक्शन में जाके एसओपी के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इस x को प्रिंट करा देता हूं, तो ये 97 प्रिंट करेगा। इवन उसके बाद आप वापस टाइप कास्ट कर सकते हो, आप कह सकते हो कैर ch इज इक्वल टू कैर, और ये x यहां पे पास कर, ये वापस यस दैट्स इट। तो ये x के अंदर जो स्काई कोड था ना, टाइप कास्ट कर दिया कैरेक्टर में, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वापस ch में आ जाएगा। और अब अगर आप ch को प्रिंट करा दो, तो ये a प्रिंट कर दिया। ठीक, तो हमने पास किया था कैरेक्टर, मगर कैरेक्टर टाइप का तो हमारे पास कोई फंक्शन था ही नहीं, तो इसने ऑटोमेटिकली कैरेक्टर को काय में प्रमोट कर दिया, इंट के अंदर प्रमोट कर दिया, और इंट वाला फंक्शन कॉल। ठीक है जनाब, अब
आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ऐसे होती है। ठीक ऐसे ही बाइट पास करोगे तो पहली प्रायोरिटी शॉर्ट को देगा, शॉर्ट नहीं मिला तो फिर इंट पे जाके मैंने अभी गाड़ी रोक दी है। चलो अब जरा आगे इंट से लेके जाते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन में इंट पास किया और इंट का एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो जो उसकी पहली प्रायोरिटी है वो जाती है लॉन्ग के पास। लॉन्ग, सो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू लॉन्ग। और अगर लॉन्ग भी नहीं मिलता है देन सेकेंड प्रायोरिटी गोज टू फ्लोट। ठीक, और अगर फ्लोट भी नहीं मिलता है देन थर्ड प्रायोरिटी गोज टू ठीक। तो ये तो हो गई इंट की सारी। अब आपने किसी फंक्शन में लॉन्ग पास किया और लॉन्ग का एग्जैक्ट मैच नहीं था तो लॉन्ग की फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू एंड सेकंड प्रायोरिटी गोज टू ठीक। और अगर आपने किसी फंक्शन में फ्लोट पास किया और फ्लोट का एग्जैक्ट मैच नहीं है तो इसकी और पहली और आखिरी एक ही प्रायोरिटी होती है और वो है सीधी डबल। तो ये चार्ट छोटा सा बना लीजिए जो आपके आगे काफी काम आने वाला है जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो लॉन्ग की थोड़ा हमें गलत, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ, उसकी पहली प्रायोरिटी फोर्थ एंड सेकंड डबल। ये इंट की फर्स्ट, ये इंट की सेकंड, ये इंट की थर्ड, और डबल पास करोगे नहीं मिला फिर तो बेटे एरर ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती। ठीक, तो ये चार्ट हमारे काफी काम आने वाला है। तो ये हमने आपको जावा ने जो चेंजेस किया था टाइप कास्टिंग के अंदर वो बताने की हमने आपको कोशिश की। अब इसके अंदर एक इंटरव्यू क्वेश्चन छुपा हुआ है छोटा सा, जरा देखें किसी के दिमाग में अगर स्ट्राइक करता हूं, मेरे इस चार्ट को देखो और इसमें एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू क्वेश्चन छुपा हुआ है, क्या कोई निकाल सकता है वो इसके अंदर से इंटरव्यू क्वेश्चन बाहर? डबल को कौन देगा प्रायोरिटी? डबल को कैसे मिलेगी बेटा, डबल से बड़ा तो होता ही ना बेटा, फिर तो एरर है, बताया तो है। अगर आप डबल पास करोगे और डबल वाला फंक्शन नहीं है तो एरर है ना बेटा, वो तो डबल से तो बड़ा है ही नहीं तो उसको प्रायोरिटी देके क्या करेंगे। ठीक।
सर इसमें सर जो कह रहा है सर अपना कैरेक्टर सर कंबाइंड का होता है सर, इंट ज्यादा का होता है, तो सर कन्वर्ट में तो फिर क्या दिक्कत है? जो स्काई वैल्यू एक्साई वैल्यू डाल रहा है ना, उसकी क्या दिक्कत है? ले लेगा आराम से इंट में, सारे कैरेक्टर की स्काई वैल्यू आसानी से आ जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं बेटा। सर अगर डबल फ्लोट से बड़ा है तो इंट थर्ड प्रायोरिटी उसे क्यों दे रहा है? डबल फ्लोट से बड़ा होता है ना सर। फ्लोट से बना होता है, चले कैसे कैसे कहानियां गा रहा है, कोई ऐसा नहीं होता है। डबल वन फ्लोट से मतलब अलग अलग डेटा टाइप। सुनो, यहाँ पे जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है लॉन्ग। लॉन्ग लेता है 8 बाइट और फ्लोट लेता है 4 बाइट, और जब लॉन्ग का एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो वो लॉन्ग की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। अब यार तुम 8 बाइट का डेटा 4 बाइट में डालोगे, अगर तुम 8 बाइट का डेटा 4 बाइट में डालोगे तो डेटा लॉस नहीं हो जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है। क्योंकि लॉन्ग लेता है 8 बाइट्स, फ्लोट लेता है 4 बाइट्स, ये कल मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया था। तो फिर तो भाई आप 8 बाइट का डेटा 4 में डालोगे तो डेटा लॉस हो जाएगा। बिल्कुल, और यही क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो एक्चुअली में लॉस होता नहीं है, हाँ देयर आर चांसेस, बहुत रेयरली अगर आप काम करो तो हो जाता है। ये एकमात्र कंडीशन है हमारे इस टाइप प्रमोशन में जहां डेटा लॉसेस होने के चांसेस हैं, मगर ना के बराबर, बट हाँ हो सकता है। तो जब वो 8 बाइट का डेटा 4 में डालता होगा तो कैसे लॉस होने से बचाता होगा? क्योंकि अगर ये हर बार डेटा लॉस होता फिर तो जावा लैंग्वेज चलती नहीं। बहुत रेयरली होता है, चांसेस है बहुत कम वाले, मगर हैं। तो फिर ये संभालता कैसे होगा? ये 8 बाइट के डेटा को 4 बाइट में डालता कैसे होगा? चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे वो लॉन्ग की वैल्यू को फ्लोट में प्रमोट करके डाल देता है फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर। ठीक, जब तक लॉन्ग की वैल्यू फ्लोट की कैपेसिटी में आ रही है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे मेरी बात समझ में, जब तक वो उसकी रेंज में। लेकिन अगर लॉन्ग की कोई वैल्यू ऐसी आ गई जो फ्लोट की रेंज से बाहर जा रही होती है तो वो उसे फिर 10 की पार्ट्स में कन्वर्ट करके तब उसे फ्लोट में डालता है। ठीक, अब 10 की पार्ट्स में कन्वर्ट कैसे, चलो जरा इसको देख लेते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4। देखे भाई, आजकल के बालक वैसे तो है नहीं मैथमेटिशियन, अगर आप में से कोई मैथमेटिशियन हो तो मुझे इस 1 2 3 4 को 10 की पार्ट्स में लिख के दिखाओ। कोई है जरा हमें बताते, थोड़ा सा मैथमेटिशियन जानता हो। वैसे आजकल के बालक दौड़ते हैं डाटा साइंस मशीन लर्निंग में, जहां एक्सट्रीम मैथ्स चाहिए होता है। चलिए 1 2 3 4 इसे 10 की पार्ट्स में लिख के दिखाइए। अब तक तो गूगल पे देख लोगे तुम, मेरे सामने तो बैठे नहीं। देख लो कितना बुरा हाल है। चलिए छोड़िए, सर लास्ट से स्टार्ट मैं ही बता देता हूँ। 1.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। क्यों सर, करके देखो। 1.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया? इसको कैलकुलेट करोगे तो 1234 आ जाएगा 100। ठीक है, तो अगर लॉन्ग की कोई इतनी बड़ी वैल्यू आ गई जो कि फ्लोट की रेंज से बाहर जा रही है तो वो उसी हिसाब से 1.234 ऐसे पॉइंट में लगा के, और ये पॉइंट वाली स्टोर कर देगा, और उसे पता 10 की पावर कितनी आती है उसके हिसाब से वापस कन्वर्ट करके भी हमें दे देता है। लेकिन कभी कभी लॉन्ग की वैल्यू इतनी बड़ी आ जाती है कि पॉइंट के बाद तक वो 7 डिजिट तक चला जाता है, तो थोड़े से चांसेस बन जाते हैं डेटा लॉसेस के, क्योंकि हमारी जावा में फ्लोट टाइप का वेरिएबल पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक की एक्यूरेसी देता है कैलकुलेशंस के अंदर, जबकि डबल जो है पॉइंट के बाद 14 डिजिट तक की एक्यूरेसी देता है कैलकुलेशंस में। तो हाँ, अगर कोई इतना बड़ा लॉन्ग आ जाए कि पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक आ जाए तो थोड़े से चांसेस बनते हैं डेटा के लॉस होने के, अदरवाइज वो डेटा लॉस होने नहीं देता है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से।
ये छोटा सा चार्ट जरा सा हमारा याद रखना, इससे आपको टाइप प्रमोट करने में आगे बहुत आसानी रहेगी। तो ये कहानी हो गई हमारी टाइप प्रमोशन की। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक, और फिर हम शुरू करेंगे ऊप्स। तो अब आपका हमने सारा बेस तैयार कर दिया है अच्छे से, ठीक है। चलो एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स। और जैसे ही आप दुनिया में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करते हो, तो फटाक देने से आपका ऑपरेटर से सामना हो जाता है, ठीक। तो आपने खूब अच्छे से सी में आते ही ऑपरेटर्स पढ़े होंगे कि भाई प्लस प्लस आगे लगाते तो क्या होगा, पीछे लगाते तो क्या होगा। तो मैं आपको ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी नहीं पढ़ाने जा रहा, वो तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सी वाले ही सारे ऑपरेटर जावा में है कि कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है, दैट यू नो वेरी वेल। वो सी का काम है, वो जावा का काम नहीं है बेटा, वो आप सारे जानते भी हैं अच्छे से। मैं तो यहाँ ऑपरेटर्स में आपको वो चीज पढ़ाने जा रहा हूँ जो अक्सर सी लैंग्वेज में आपको ऑपरेटर्स पढ़ाते वक्त उनके बारे में ये चीज पढ़ाई नहीं जाती, मैं वो पढ़ाने की आपको कोशिश करने जा रहा हूँ इन केस ऑफ ऑपरेटर्स। क्योंकि ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। जरा देखें क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं। देखो, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखूं, लाइक इंटीजर x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 4, फिर प्लस 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 3 माइनस 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 4, फिर माइनस प्लस प्लस 4 सेमीकोलन। मैं आपसे कहता हूं जरा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके दिखाओ। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑपरेटर नहीं है बेटे जो आपको अप्लाई करना ना आता हो। प्लस करना आता है, आता है। माइनस करना आता है, आता है। मल्टीप्लाई करना आता है, आता है। डिवाइड करना आता है, आता है। रिमाइंडर लेना आता है, आता है। तो अब मैं कहता हूं इसे सॉल्व करके दिखाओ, बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तुम में से एक से भी शायद इसकी वैल्यू ठीक से कैलकुलेट होके ना आए, जबकि इनमें एक भी ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो आपको यूज करना ना आता। आपको एक एक की फंक्शनैलिटी मालूम है, और ऐसे ही क्वेश्चंस अक्सर जावा में रिटन टेस्ट में मल्टी चॉइस में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी से, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो आगे काम आएगी। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी, ठीक है। चलो साथ, तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन से ही शुरुआत से ही बातें कर लेते हैं, फिर आपको पढ़ा तो देते ही है प्रेसिडेंस क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है अच्छे से, ठीक। चलो देखो जरा, लिखो एक छोटी सी डेफिनेशन, वैसे तो आपको मालूम है फिर भी लिख लो बेटे, याद रहेगी अच्छे से। लिखो, ऑपरेटर्स आर जस्ट सिंबल्स operators are just a symbol operators are just a symbols which are used operators are just a symbols which are used to perform
operators are just the symbols which are used to perform different type of calculations, which are used to perform different type of calculation on a data. So operators are just the symbols which are used to perform different type of calculations on a data, जो हमारे डेटा के ऊपर different टाइप की कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के काम आते हैं। ठीक है, चलो अब इन ऑपरेटर्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक, पहली बात याद रखना बेटे, ऑपरेटर्स की डेफिनेशन में कभी भी ऑपरेंड यूज नहीं करना, क्योंकि जब भी हम ऑपरेटर को किसी डेटा के साथ एसोसिएट करते हैं तब वो ऑपरेंड बनता है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट अपना ऑपरेंड नहीं होता है। जैसे कि हमने कहा कि भाई एक वेरिएबल है x, तो x एक वेरिएबल है, दैट्स इट, लेकिन अगर मैं इसे प्लस के साथ एसोसिएट कर दूं, अब ये उस प्लस के लिए ऑपरेंड बन गया। ठीक है जनाब, इसलिए इसकी डेफिनेशन में ऑपरेंड वर्ड नहीं आना चाहिए, ऑपरेटर्स के आने के बाद ऑपरेंड आते हैं। ऑपरेटर्स जिस डेटा के ऊपर काम करते हैं उसे हम ऑपरेंड कहते हैं, और ऑपरेंड के अकॉर्डिंगली इन्होंने ऑपरेटर्स को कैटेगराइज किया गया है। एक होते हैं हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स, एक होते हैं हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स, और एक होते हैं हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? अब those operators which are needing a single operand to work upon, so उन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, जिन्हें काम करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, लाइक प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, इन्हें हम कह सकते हैं यूनरी ऑपरेटर, या फिर यूनरी प्लस भी होता है और यूनरी माइनस भी होता है हमारे पास। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। और दोज ऑपरेटर्स विच आर नीडिंग अ टू ऑपरेंड टू वर्क अपॉन, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे पास बाइनरी होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, बाइनरी ऑपरेटर्स ये सब के सब कैसे होते हैं हमारे पास, ये सब हमारे पास बाइनरी, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, और तीसरा आता है टर्नरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर्स विच आर यूजिंग अ थ्री ऑपरेंड टू वर्क अपॉन। और ये ले दे के हमारे पास एक ही होता है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊंगा जावा में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो होता क्या है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने सारे ऑपरेटर्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस कैटेगराइज किए रखा है। प्रेसिडेंस का मतलब है काइंड ऑफ ए प्रायोरिटी। तो रूल ये कहता है जिस भी ऑपरेटर की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है, सबसे पहले आप उसे सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर, हार्डली मैटर एट विच पोजीशन दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर इज रिटन इन दैट एक्सप्रेशन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑपरेटर आपके एक्सप्रेशन में बीच में है, शुरू में है, लास्ट में है, कहाँ है। अगर उसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है तो सबसे पहले वही सॉल्व होता है। रूल ये होता है कि ऑलवेज सॉल्व द हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर फर्स्ट, देन उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसलिए आपको ऑपरेटर्स की सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस मालूम होना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैं यहाँ पर सर इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व करो आप, मैंने थोड़ा करा अभी। सर -2 मैंने सॉल्व करके थोड़ा रखा है, -2 ही आ रहा है। सॉल्व करके रख के देख लो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना जावा में सॉल्व करके एक्स को प्रिंट करा के देख लो।
ये लाइन किस में लिख लेना, मेन फंक्शन में लिख लेना बेटा, ठीक है। और फिर x को प्रिंट करा के देख लेना, अगर वहां पे -2 आता है तो आप -2 आ रहा है तो सही होगा बेटा। मैंने अभी कैलकुलेट किया ही नहीं मेरे को, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये भी मैं बता दूं, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये जैसे सी या C++ में काम करते हैं, जावा में इनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। कई जगह आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे सी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का रिजल्ट अलग आएगा और जावा में अलग आता है, दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। और आपने अभी जो सॉल्व किया होगा इसमें, इसको सॉल्व किया होगा सी वाले को ध्यान में रखते हुए। सर। सी में भी तो डिफरेंट आता है कंपाइलर के अकॉर्डिंग। सी में नहीं, सी लैंग्वेज में नहीं आता है, जावा में आता है। कंपाइलर्स में कभी भी कंपाइलर के अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वहां एपीआई पे फर्क पड़ता है, ऑपरेटर्स पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो आप इसे जावा में लिख के देख लेना बेटा, सिंपल। ये मेन में जाना, ये मेरे भैया से ये लिखना और सीधा प्रिंट करा लेना इससे। तो अगर -2 आता है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, आपने सही केस किया है। चलिए खैर, फिलहाल मैं अब आपको जावा के सारे ऑपरेटर्स लिखने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस, और मैं इन्हें लिखने जा रहा हूं हायर टू लोअर प्रेसिडेंस। ठीक, चलो देखो जरा। सी सबसे ज्यादा जो हायर प्रेसिडेंस होती है वो पोस्टफिक्स ऑपरेटर की होती है। अब वो चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट हो, और साथ में इनके पैरेलल में होता है नॉट, एक्सक्लेमेशन को हम बोलते हैं नॉट। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है पोस्टफिक्स की, उनसे कम प्रीफिक्स की। फिर एक न्यू ऑपरेटर आएगा जो अभी हम पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर, फिर एडिटिव, फिर शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, फिर रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वलिटी, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज और, ठीक है। फिर लॉजिकल एंड, ये नीचे जा रहा है, फिर लॉजिकल और, फिर कंडीशनल, और लास्ट में असाइन। ठीक, तो ये सारे मैंने हायर टू लोअर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग लिखे हैं। चलिए जरा इन्हें नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सर हेलो, हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर ऊपर जो हमने लिए हैं पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स में, दोनों में मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों में है, तो डिफरेंस क्या है सर इनमें? भाई साहब, ये मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके लिए तो आपको बहुत जल्दी आत्महत्या करनी पड़ेगी बेटा। अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं जावा में आके, फिर आपने C++ में क्या अचार पाया था बेटा, और अगर वहां अचार नहीं पाया है तो पहले C++ में जाओ, अचार पा के आ। ये काम तो वहां के हैं बेटा, ये भी नहीं मालूम तुझे यार, कैसी कैसी बात कर रहा है, तुमने तो दिल तोड़ दिया बिल्कुल। मेरा ही मन कर रहा है मैं भी लटक जाऊं पंखे से। सर ऐसा मत करना। लूलू लाल, ये तो पोस्टफिक्स है, प्रीफिक्स है। ऑपरेटर के आगे लगाने होते हैं और ऑपरेटर के पीछे लगाने होते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, या तो सी बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई आपने, या पढ़ी है तो आपने मौज मस्ती करी थी जब पढ़ी गई थी। नहीं सर पढ़ी है। नहीं पढ़ी मेरे बच्चे, नहीं पढ़ी बेटा, अच्छे से नहीं पढ़ी बेटे आपने। बेटा ऑपरेटर के आगे लगाते हैं तो पोस्टफिक्स होता है, ऑपरेटर के पीछे लगाते हैं तो प्रीफिक्स होता है। प्लस प्लस एक्स करेंगे तो प्रीफिक्स, एक्स प्लस प्लस करेंगे तो
पोस्टफिक्स, दोनों की वर्किंग फिर अलग अलग होती है। एक में पहले इंक्रीमेंट करता है, बाद में कैलकुलेशन करता है, एक में पहले कैलकुलेशन करता है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। अब तू ऑपरेटर भी पढ़ ले मुझसे, बदतमीज आदमी। ठीक है सर, थैंक यू। छोटा सा है बेटा, पढ़ ले। प्लस प्लस एक्स लिखेगा तो प्रीफिक्स हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस प्लस करेगा तो पोस्टफिक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है सर। पढ़ ले, थोड़ा सा लल्लूदार ऐसा ना काम कर भाई। अगर टाइम मिला तो मैं सारे ऑपरेटर सिखा भी दूंगा, फिलहाल पहले अपनी जावा निपटा दूं मैं। बिल्कुल सर। तो अगर टाइम मिलेगा तो जरूर मैं आपको सारे ऑपरेटर सिखा दूंगा। वैसे सी प्लस सी और सी प्लस प्लस में अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, चलो फिर भी मैं पढ़ा दूंगा। टाइम मिला तो आपको एक एक की फंक्शनैलिटी सारी अच्छे से सिखा दूंगा, कुछ असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है। फिलहाल अभी आप इनकी प्रेसिडेंस वाइज इन्हें लिखो। हो गया सबका? हो गया सर। जी सर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं। मैंने लिखा बेटे, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 2 फिर से रिमाइंडर 4। अबे ये क्या लिख गया, सेमीकोलन। मैंने कहा अब जरा इसे सॉल्व करो। तो आपने कहा, सर ने कहा है कि सारे ऑपरेटर्स को हमें सॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस, तो इनमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जिसकी होगी सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। मगर जब हमने देखा इन्हें ध्यान से तो देखा यार इन सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस तो सेम है, इनमें सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस तो सेम है। आप किसको पहले सॉल्व करें? तो जब आपको एक्सप्रेशन के अंदर बेटे सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर मिल जाते हैं, तब हम इन्हें सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एसोसिएटिविटी। और ये जो एसोसिएटिविटी होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है लेफ्ट टू राइट और एक होती है राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसे करेंगे, इसे कहेंगे लेफ्ट टू राइट, और इसे हम कहेंगे बेटा राइट टू लेफ्ट। लाइक दिस। इसका मतलब अगर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सॉल्व करते चले जाओ, और अगर उनकी प्रेसिडेंस उनकी एसोसिएटिविटी है सॉरी राइट टू लेफ्ट तो राइट से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे पहले ऐसे सॉल्व करते चले जाओ या ऐसे। इसे कहेंगे लेफ्ट टू राइट, इसे कहेंगे राइट टू लेफ्ट। अब मैं आपको ये बता देता हूं कौन कौन से ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है और कौन कौन से की राइट टू लेफ्ट, ये मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिरी ऑपरेटर्स में। ठीक, तो इसका एक छोटा सा रूल लिखिए, लिखो एक्सेप्ट द पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट accept the postfix increment and postfix decrement operators, accept the postfix increment, accept the postfix increment and postfix decrement operators, all the unary operators are having
all the unary operators are having right to left associative. All the unary operators are having right to left associative. ठीक है, दूसरा लिखो, except the relational operators, except the relational operators and assignment operators, except the relational operators and assignment operators, except the relational operators and assignment operators. All the binary operators are having all the binary operators are having left to right associative. All the binary operators are having left to right associative. ठीक, तीसरा लिखो, और टर्नरी में एक ही आता है हमारे पास कंडीशनल, तो लिखो कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो हैविंग अ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव. ठीक, अब अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे इसमें आते हैं मल्टीप्लिकेटिव और इनकी एसोसिएटिव होती है लेफ्ट टू राइट. Conditional operators are also having a right to left associative. ठीक, तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो ये जो ऑपरेटर्स हैं बेटे ये मल्टीप्लिकेटिव में आते हैं और इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है. तो लेफ्ट से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सॉल्व करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से डिवाइड करो और फिर 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो x में आ जाएगा. और देखो यहाँ x की होगी राइट टू लेफ्ट होगी क्योंकि मैंने असाइनमेंट लिखा था पहले पूरा सॉल्व होगा और फिर राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन. तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं. तो कुल मिला के अब आपका मैंने सारा बेस आज अच्छे से तैयार कर दिया है. ठीक है जनाब, अब हमने आपको इस लायक बना दिया कि अब आपके सामने हम ऊप्स की बिल्डिंग खड़ी कर सके. नींव मजबूत बना दी है, अब ऊप्स की बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी करने की कोशिश करें. तो हमने सारे डेटा टाइप बता दिए, आपको टाइप कास्टिंग बता दी, इंस्टॉलेशन करा दिया, पहला प्रोग्राम चला दिया, थोड़े से ऑपरेटर्स भी समझा दिए हैं. अब ऊप्स की कहानी शुरू हो जाती है हमारी, बड़े अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे.
ठीक है। अब अगर आपको याद हो, चलो थोड़ा सा इंट्रो तो कर दे ही देते हैं, बाकी फिर कल तो तसल्ली से करेंगे। मैंने आप सबको पढ़ाया था ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हम इसे कह देते हैं, और मैंने कहा था कि ऊप्स इज नथिंग, इट्स जस्ट अ प्रोग्रामिंग अप्रोच। कुछ लोग शायद लेट आए होंगे, इसलिए मैं उनको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने शुरू में थोड़ा सा इंट्रो दिया था और ये कहा था कि ऊप्स क्या है, एक प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है जिसके अंदर हमें कुछ प्रोग्राम बनाने के तरीके दिए गए हैं, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पाई। ठीक, कुछ इस तरह से ये हो गई एक प्रोग्रामिंग अप्रोच जिसके अंदर हमें प्रोग्राम बनाने के कुछ तरीके दिए गए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पाई, PIE, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। ठीक, तो दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट, दीज आर जस्ट डिस्क्रिप्शन, और कोई भी प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन होता है जी, एब्स्ट्रैक्शन भी तो होता है सर एक इसमें। मैं तेरे कान पे, अगर तू सामने बैठा होता ना तो तेरे जोर से कान पे थप्पड़ मार के बत्तीसी गिरा के उसका भुजिया बना के तल देता। अब तेरी किस्मत अच्छी है तो बीच में ना बोला कर, जब नहीं मालूम होता तो नहीं टोकना चाहिए टीचर, भाई समझ में। अमिताभ बच्चन नहीं बनना चाहिए, फिर बाद में कपड़े फटते हैं और शक्ति कपूर बन जाता है। मुझे मत सिखा क्या होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर से एब्स्ट्रैक्शन निकल के आता है, च्यवनप्राश के ढक्कन के चाचा, ऐसे तो क्लास भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है, वो भी नहीं बोला मैंने, वो एनकैप्सुलेशन से निकल के आता है। इसलिए टीचर को सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, औंधे मुंह गिर जाते हैं। लूलू लाल पटेल। चलिए सुनिए कहानी। तो मैं आपसे कह रहा था कि ऊप्स एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें प्रोग्राम बनाने के तरीके लिखे गए हैं, और जिसके अंदर तीन मेजर तरीके होते हैं, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पाई, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन से निकल के आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म से निकल के आता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है साहब, इस तरीके से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि भैया ये इट्स लाइक अ रेसिपी बुक, इट्स लाइक अ रेसिपी बुक। संजीव कपूर साहब आप जानते होंगे बेटे कि संजीव कपूर साहब ने एक रेसिपी बुक लिख दी है चिकन बनाने की, और उसमें डिफरेंट टाइप के चिकन बनाने के तरीके लिखे हैं। तो उन्होंने सिर्फ उसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन दिया है, लिखा है कि आप अगर चिकन ऐसे ऐसे बनाएंगे तो टेस्टी बनेगा। बेटा जी बनाना आपको ही है, बनाना आपको ही है। ठीक ऐसे उन्होंने कहा ऊप्स किसी की जागीर नहीं होती बेटे, इसमें सिर्फ ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट हैं, और वो कहते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर फॉलो करती है, इंप्लीमेंट करेगी, तो उसे ये फायदे मिलेंगे, और फिर वो लैंग्वेज कहलाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मर्जी आपकी, लेट अस सपोज आपने इस दुनिया में एक लैंग्वेज बनाई है, तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लैंग्वेज में फॉलो कर लेंगे तो आपकी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाएगी और आपको एडवांटेज मिलेगी। नहीं करेंगे तो नहीं कहलाएगी, ये किसी की जागीर नहीं है। ठीक, और आज हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होती हैं बेटा, सब की सब ऊप्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। सबसे पहले ये काम किया था C++ ने, फिर आज हमारी जावा, पाइथन, PHP, C#, आप किसी भी लैंग्वेज ले लें, जावा स्क्रिप्ट, सब में एंगुलर, सब में क्या यूज होती हुई नजर आएगी बेटा, आपको ऊप्स नजर होता हुआ नजर आएगा। इसलिए तो मेरे बच्चों 60 से 70% क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे अधिकतर ऊप्स पे ही पूछे जाते हैं। इसको मैं बड़ी तसल्ली से एक एक चीज आपको सिखाऊंगा बहुत डिटेल, क्योंकि ऊप्स में अगर आप चैंपियन बन गए, वो ऊप्स आपसे इसलिए पूछते हैं कि अगर आप ऊप्स में स्ट्रांग हो तो वो समझ जाते हैं बस इसको अब आप किसी भी लैंग्वेज में काम करवा सकते हो, क्योंकि जो इसको इंप्लीमेंट करने के तरीके हैं इसके कॉन्सेप्ट के, सिर्फ सिंटेक्स वेरी करेगा। जैसे C++ में आप कॉलन लगा के इनहेरिटेंस करते हैं, जावा में एक्सटेंड कीवर्ड लगा देते हैं, पाइथन में कोई और कीवर्ड आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते बेटे जी, बदलता है सिर्फ उसका इंप्लीमेंट हाउ, लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसे इंप्लीमेंट कराऊंगा वाया जावा सिंटेक्स।
तो जब आपको कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा, आप बताओ, आप कहो तो C++ के हिसाब से इसका इंप्लीमेंटेशन कर दूं, आप कहो तो जावा के हिसाब से, आप कहो तो PHP के हिसाब से, आप कहो तो C# के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा, इसलिए कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग बनना होगा, जो हम बड़ी तसल्ली से आपको कराने की कोशिश करें। चलिए फिर अब तो टाइम हो गया है, तो बाकी कहानी कल इसकी अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सर। बात करते हैं आपसे।